तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलॉसफी की, कुछ मैथमेटिक्स की, मगर आज हम बात करने वाले हैं महज फिजिक्स की। फिजिक्स की ऐसी दुनिया की, एक ऐसे कंसेप्ट की, क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को हिला दिया था, जिसने दुनिया को यह बताया था कि भैया टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं होता, कि रियलिटी जो हमें परसीव हो रही है वो किसी और को वैसे परसीव नहीं हो सकती, कि टाइम भी रिलेटिव है, दुनिया रिलेटिव है। वो ये नहीं समझ पाया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसको उसने नाम दे दिया था स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस, ये पॉसिबल हो नहीं सकता, कि रियलिटी बिना ऑब्जर्वेशन के भी रियल होना चाहिए। आइंस्टाइन उन साइंटिस्टों में था जो ये मानता था कि चीजें हमसे पहले भी एग्जिस्ट करती है और हमारे बाद भी एग्जिस्ट करती थी। मगर कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ने आके, जब बोर ने उनको बोला कि यार आइंस्टाइन, डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू विद हिज डाइस, जब ये बात आइंस्टाइन ने बोली थी, भैया तुम जिस दुनिया की बात करना चाह रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स की, वो ऐसी बात करती है कि मानो कि खुदा हमारे साथ डाइस का गेम खेल रहा है, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट की, कि उसने आखिरकार क्या साबित किया, कि क्या सही में इंफॉर्मेशन फास्टर देन लाइट जा सकती है, या यहाँ पर कुछ और बात हो रही थी। तो डॉक्टर साहब यार, म्यूजिक। So welcome back to Sufi Tramp here once again. Guys, देखिए साइंस क्या है ना। हम ये जो पेज चला रहे हैं इतने टाइम से, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कई अलग अलग गेस्ट हैं जिनका आप अगर देखोगे साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। मैं जिस कदर साइंस को देखता हूँ वो ये है कि साइंस ये दुनिया को समझने का एक जरिया है। इसका हिस्सा आता है मैथमेटिक्स, इसका हिस्सा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ। मगर इसेंशियली हम और जो बाकी सारे जो बुद्धिजीवी हैं, जब से हमने इस दुनिया पर अच्छा खासा हाथ जमा लिया, तब से हम ये सोचने लगे कि यार ये जो दुनिया है ये कैसी है, और ये जैसी भी है ये ऐसी क्यों है। तो इन बातों पर चर्चा चल रही है कई, मतलब 1000 साल से, एरिस्टोटल के जमाने से, शायद उससे थोड़े पहले भी, जब इंसान ने सोचना चालू किया। एग्जैक्टली। तो अब जब इतना सब कुछ हो गया है तो फिलोसॉफिकल टर्म्स में बात करते हैं कि एक्चुअली आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या कहती है। तो हमने क्या सीखा सूफियान आफ्टर बोथ हिज स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या मतलब किस बेसिस पर उन्होंने सारी फिजिक्स को एक साथ जोड़ दिया। सबसे बड़ा चीज जो आइंस्टाइन ये साबित कर गए थे, वो साबित कर गए थे, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कि लोकेलिटी के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। हमने जब 2022 में भी आई गए, जब क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हमें, वो आप बहुत आगे जा रहे हो, मुझे बस इतना बताओ कि क्या उन्होंने दो क्या चीजें कही, या एक क्या चीज कही जो सबके लिए बराबर होती है, कि भैया इन्फॉर्मेशन की एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए, और वो लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट की। वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन चलने की सबसे मैक्सिमम लिमिट है जिस पे स्पीड ऑफ लाइट चल रही है, क्योंकि उसके पास मास नहीं है। तो लोकेलिटी के ऊपर इसलिए उन्होंने बोला था। मैं यही आगे नहीं जा रहा था, मैं बता रहा था कि लोकेलिटी का मतलब क्या, क्यों जरूरी है। नहीं, तरीका रहता है ऐसा करके ऐसा घुसने का, लेकिन तुम ऐसा घुसता है, क्या करेगा। तो लोकेलिटी का मतलब यही है कि यार देखो, एक चीज ना, फ्रेमवर्क कैसे सेट होता है। फ्रेमवर्क ये सेट होता है कि भैया कोई कॉज होगा, उसके हिसाब से कोई इफेक्ट होगा। जैसे कि इफेक्ट आप मार सकते हो मुझे बाद में, कैमरा खत्म होने के बाद। I'm a very calm guy. तो कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है। अब सारा दिक्कत ये चालू होती थी, अगर हम ग्रेविटी के ऊपर भी बात करना चालू करें, कि ग्रेविटी किसी वे में ट्रेवल करनी चाहिए, वरना क्या होगा कि अगर सूरज को हमारे सोलर सिस्टम से निकाल देंगे तो तुरंत क्या अर्थ और सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट छोड़ देंगे। अगर ऐसा होने लगेगा तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर इंफॉर्मेशन ऐसे भाग सकती है तो अब तक इनफैक्ट आइंस्टाइन के जमाने तक फिजिक्स जिस कदर चल रही थी, कि आइंस्टाइन के पहले था क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, प्रिंसिपा मैथमेटिका, सर आइजैक न्यूटन। ये जो सब लोग थे, ये जो चीजों की बात करते थे, तो ये जो भी चीजें हमें समझा रहे थे, इनका ये मानना था कि ट्रू, सही मायने में रैंडमनेस कुछ नहीं, नथिंग इज रैंडम, है ना। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, कि ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन इट, है ना। मैथमेटिकली फ्रेमवर्क में बन गए थे। तो सबको एक लोकेलिटी हम दे रहे थे, कि कोई भी एक जो चीज है वो एक हद तक ही और एक लिमिट तक ही हर एक दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस करेगी। लोकल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर कोई एक चीज हुई तो बहुत दूर कहीं किसी चीज पर उसका असर होगा। ये बातें सेंस बनानी चाहिए, कॉज और इफेक्ट का बराबर लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। जादू नहीं है ये सब, है ना, कि भगवान ने कह दिया तो आज बिजली कड़केगी, ऐसा नहीं है। बादलों में
फ्रिक्शन आएगा, हाँ। थोड़ा बहुत होएगा, तभी बिजली कड़केगी। हाँ। इस कदर की बातें चल रही है। लोकेलिटी को अगर हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करें तो सुफियान ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जब वो हमें समझा रहा था। और वो ये कह रहा था कि मान लीजिए कि अगर मैंने न्यूयॉर्क में स्विच ऑन किया, जो कि इस मेरे सर के ऊपर एक इमेजिनरी बल्ब का स्विच है, तो पुणे में इधर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस वही हद तक लिमिटेड है। वो कॉज और इफेक्ट की साइकिल वहां शुरू हुई, वहां खत्म हुई, उसका इधर से कोई लेना देना नहीं है। तो लोकेलिटी डिफाइन होते जा रही थी। आइंस्टाइन ने जब कहा कि स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम है, तो लोकेलिटी स्पीड ऑफ लाइट से बंध गई कि चाहे कोई भी चीज हो, कॉज और इफेक्ट का जो सबसे पहला हमें इशारा मिलेगा वो लाइट के थ्रू आएगा, और लाइट की स्पीड ये है, और आप कोने में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी हो, यही लाइट की स्पीड है भैया, और कुछ नहीं। चीजें मतलब लोकली रहनी चाहिए कि मतलब अपने आसपास प्रॉक्सिमिटी में ही असर करेगी। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, देखिए हमारी कॉन्शियसनेस भी देख लीजिए, हमारा लॉजिकल जो सेंस है वो हमेशा रियलिटी को एक हद तक ही समझ पाता है, एक लोकल में समझ पाता है। जैसे कि जैसे इनको एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर मैंने न्यूयॉर्क में किसी रूम में बल्ब जला दिया तो यहाँ पे बल्ब जलेगा नहीं। टेक्निकल टर्म्स में क्या है कि दो चीजें सेपरेट है, हम उनको डिस्टेंस एक फ्रेमवर्क है, डिस्टेंस दो चीजों को अलग रखता है। यहाँ की चीज अपने प्रॉक्सिमिटी में ही असर डालेगी, वहां पे नहीं डाल सकती। डिस्टेंस एक फिजिकल सेंस है, डिस्टेंस चीजों में अंतर ला देता है। और नॉन लोकेलिटी का मतलब है कि डिस्टेंस एक मिथ्या है। कि मैं अगर बोलूं दुनिया नॉन लोकल है, इस कॉज एंड इफेक्ट की बात बहुत दूर में करते हैं, पहले आप समझिए। अगर मैं बोलूं दुनिया नॉन लोकल है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो हमें दिख रहा है, जो आपको मुझको इस कैमरे से अलग कर रहा है, जो मुझे इस जगह से आपके रूम तक अलग कर रहा है, जिसने मुझे मेरे पुराने कैफे से अलग कर दिया था यहाँ तक, वो सब डिस्टेंस के ऊपर बात आती है कि डिस्टेंस कोई चीज मायने रखती है, मगर जैसे नॉन लोकेलिटी में जाएंगे तो डिस्टेंस खत्म हो जाता है, कोई मायने नहीं बचता। तो यहाँ पे नॉन लोकेलिटी आती है। तो ये तो बात हो गई भाई लोकेलिटी की, है ना। लोकेलिटी किस कदर आइंस्टाइन साहब ने एक लिमिट डाल दी थी उस चीज के ऊपर। अब बात करते हैं रियलिटी पर, है ना, क्योंकि क्या है, हम तो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है ना। इसी का जो है, इसी का मतलब एक क्या कहते हैं हम, यही सफर है साइंस का एक तरीके से, दुनिया को समझने का, सभी चीजों का। तो रियलिटी जो है वो भी आइंस्टाइन ने कॉज एंड इफेक्ट की वजह से हमें समझा दी थी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम है ना, तो रियलिटी का जन्म भी उसी नहीं, मैं कहीं तो गलत जा रहा हूँ, मुझे करेक्ट कीजिए आप एक काम कीजिए, आप सिंपली समझा दीजिए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ एकदम से, क्योंकि कोई आ गया था बीच में, मैं दो चीजें कैफे लगता है इस कैफे से भी भगा दिया जाएगा। आप बहुत वो कर रहे हैं कि यार भैया कैफे में शूट करिए, तो आपको पता नहीं है कैफे वाले लोग हमें भगा देते हैं। पुराने कैफे ने भगा दिया था, इसलिए हम रूम पे कर रहे थे, आपको पसंद नहीं आया। खैर आप आइंस्टाइन की क्या जो भी रियलिटी, रियलिटी चलो मैं फिर से आ जाता हूं। नाउ दैट आई हैव गैदर्ड माय थॉट्स, लाफ्ड अ लिटिल बिट, आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो वो ये कह रहे थे कि भाई रियलिटी आइंस्टाइन के हिसाब से रियलिटी ये है कि अगर मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं तो वो सूरज इस समय वही है, ठीक है, वो मेरे सर के ऊपर है, मान लीजिए 12 बज रहे हैं लगभग अभी, है ना, नहीं कितना 2:30 बज रहा है, तो 2 घंटे पहले ठीक मेरे सर के ऊपर था वो, और मेरे इधर देखने से या मेरी आंख बंद कर लेने से या फिर मेरे मर जाने से ये चेंज नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने स्टेटमेंट भी बोली थी, नील्स बोर को बोला था कि क्या तुम सही में सोचते हो कि अगर मैं चांद को ना देखूं तो चांद वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे उस पर बढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स ने क्यों उनको परेशान किया था। हमने कह दिया है, हमने नहीं, रादर आइंस्टाइन साहब ने कही थी, हमने वही बात दोहरा दिया, मगर क्रेडिट लेना मुझे बहुत मजा आता है। सो अब जब ये दो चीजें डिफाइन हो चुकी है, अब आते हैं कि क्या आइंस्टाइन ने इस यूनिवर्स का सीक्रेट अनलॉक कर दिया था। शायद नहीं, क्योंकि विदाउट चैलेंज नहीं गई थी, अनचैलेंज नहीं गई थी ये थ्योरी। सबसे बड़ा चैलेंज इस चीज को पोज किया था क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ने ये कहा था, सबसे पहला चैलेंज आता है रियलिटी के ऊपर, है ना। रियलिटी जैसे कि फिर से अगर हम थोड़ा बैक ट्रैक करें तो एसेंशियली रियलिटी ये कहना चाह रही है कि भाई कोई भी चीज जो है उसकी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो जो के त्यों वैसी रहेगी बिना उसके ऑब्जर्वेशन के, जो भी तुम कह लो। मगर हाइजेनबर्ग साहब आते हैं, हाइजेनबर्ग साहब फिर कहते हैं कि बॉस ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट्स। ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के अंदर निकल के आता था। हाइजेनबर्ग ने जब वेव फंक्शन की बात चालू करी, जब हाइजेनबर्ग ने बोला कि दुनिया प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया में जा चुकी है, कि ब्रह्मांड प्रोबेबिलिस्टिक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिवाइसेस नहीं है कि हम उसके वेरिएबल्स जान सके, पोजीशन और मोमेंटम टेक्निकल टर्म्स में कहो कि जान सके। पोजीशन और मोमेंटम वो साथ डिफाइन ही नहीं हो रहा है
यूनिवर्स ने अपने आप को डिफाइन ही नहीं किया है, तुम उसको डिफाइन करने नहीं जा सकते। यहाँ पर हाइजेनबर्ग की एंट्री हो गई थी। Yes. और कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन का वर्ड है ये, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट। तो ये पहला चैलेंज है रियलिटी के ऊपर। अब आप समझ रहे हो, अब ये साइंस से थोड़ा हट के फिलोसफी में फिलोसफिकल टर्म्स में जा रहा है। तो आइंस्टाइन को सबसे पहले थोड़ा सा चिढ़ से गए थे बट वो हमसे कई बड़े आदमी थे, चिढ़ भी गए तो ऐसा नहीं कि पकड़ के तो धर दिया। उन्होंने कहा यार देखो तुम ना थोड़ा फनी बातें कर रहे हो, है ना। अब क्या है कि बात आने वाली है क्वांटम मैकेनिक्स की, बात आने वाली है कई सारे और कॉन्सेप्ट्स की, और यहाँ पर बायोलॉजिस्ट का फिजिक्स हो जाता है खत्म। तो मैं मान लीजिए ये बटन है, मैंने दिया इधर पे, भैया चलो संभाल ले। तो दूसरी बात है, हम यहाँ तक आ चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ने कहा था कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर कैसे पैराडॉक्स इंक्लूड किया गया था। दुनिया क्वांटम मैकेनिक्स को मानने लगी थी क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स सारे टेक्निकल टर्म्स में रिजल्ट सही दे रही थी, सारे एक्सपेरिमेंटली वो सही साबित हो रही थी। आइंस्टाइन का दिमाग खराब हो गया। सोच के देखिए कि इंसान जिसने दुनिया को ये समझा दिया था कि हमारी सच्चाई इकलौती एब्सोल्यूट नहीं है, दुनिया में हर एक की सच्चाई अलग अलग है, टाइम एक जैसा नहीं चलता, ग्रेविटी फोर्स नहीं है, इफेक्ट है, ये है, उसने बहुत कुछ तहलका मचा दिया था और उसकी भी एक थ्योरी सही हो गई थी। अब देखिए इसको कैसे फ्रेमवर्क में बनाएंगे। आइंस्टाइन साहब की थ्योरी सही साबित हो चुकी थी। आइंस्टाइन साहब की थ्योरी है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। उन्होंने सर आर्थर एडिंगटन ने तस्वीरें लेके आसमान की साबित कर दिया था कि हाँ स्पेस टाइम का कर्वेचर है। अब इसके साथ क्या क्या सही साबित हुआ था? उसके साथ ये साबित हुआ था कि स्पेस टाइम फैब्रिक पे कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट के से तेज नहीं चल सकती। इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन स्पेस टाइम फैब्रिक पर स्पीड ऑफ लाइट से, जो मैक्सिमम स्पीड है इन्फॉर्मेशन की, उससे तेज नहीं जा सकती। ये बात जग जाहिर थी। अब यहाँ से लेके आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की दिक्कत। आइंस्टाइन सही साबित हो रखे थे, क्वांटम मैकेनिक्स भी सही साबित हो रही थी। अब सारी बात जब कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन निकल के आया, जिसके अंदर वो फेमस डायलॉग निकल के आया आइंस्टाइन का नील्स बोर को, गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस। सोच के देखिए, अब एक पैराडॉक्स टर्म किया गया आइंस्टाइन ने, इसको कहते हैं ईपीआर। फुल फॉर्म बताइए। ईपीआर मतलब 3 साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन और उनके 2 कोलैबोरेटर्स थे। तो आइंस्टाइन ई हो गए, पोडोल्स्की पी एंड रोजन आर। तो ईपीआर उन्होंने बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की जो फाइंडिंग्स थी, जो चीजें वो सजेस्ट कर रहे थे, उनको एक तरीके से एक साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट के साथ गलत किया। मतलब एक क्रिटिक पेपर था। अंकित कैमरा के पीछे, आप लोग ने शायद सुना नहीं होगा, वर्ड एकदम सही, क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिक। अब वो क्रिटिसिज्म क्या था? ये बात दुनिया मान चुकी है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती। तो एक पैराडॉक्स क्यों कहते हैं इसको? देखिए, तुमने क्वांटम मैकेनिक्स ने हमको क्या बोला, सबसे बड़ी बात क्या बोली थी कि रियलिटी जो है ना ऑब्जर्वेशन से शेप लेती है, मतलब चीजें सुपर इम्पोज स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सारी पॉसिबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है और हमारी ऑब्जर्वेशन उसको एक रूप दे रही है। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली अकर कर रही है। तुम क्वांटम मैकेनिक्स ये कहना चाहिए। तो आओ मैं तुम्हें एक साबित करता हूँ, एक चीज साबित करता हूँ। मान लीजिए, सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि 2 पार्टिकल हैं जो कि मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में रिलेटेड है, जिनको बाद में क्वांटम एंटेंगलमेंट कह लीजिए, मैथमेटिकली रिलेटेड है वो। उन पार्टिकल को मैंने लाइट ईयर्स दूर कर दिया। एक यहाँ पे अर्थ पर है और एक किसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर किसी दूसरे अर्थ में जहाँ पे एलियंस हो रहे होंगे, वहाँ पे एक मैंने पार्टिकल रख दिया जो कि मैथमेटिकल थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर है हमसे, जो मैथमेटिकली फ्रेमवर्क के अंदर बाउंडेड है। इसको कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब देखिए क्या होगा कि तुमने कहा कि रियलिटी सुपर इम्पोजिशन स्टेट में है। तो अगर 2 पार्टिकल जो कभी एक साथ थे, अब इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए अगर कोई चीज एक साथ थी और टूट गई है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इसी पे बात करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया मैंने। तो एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा वहां पर है। तुमने कहा कि रियलिटी हमारे बिना देखे, मतलब ऑब्जर्वेशन से पहले एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब सारी चीज सुपर इम्पोज में रहती है। तो अब क्या होगा कि मैं इस वाले पार्टिकल है जो अर्थ पर रह गया था, अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूं और देखूं कि भैया ये इसका मोमेंटम सर्टेन वैल्यू में लेफ्ट की ओर मूव कर रहा था, हाँ ठीक है। तो तुम ये कह रहे हो कि देखिए बात है कि रियलिटी बिना ऑब्जर्वेशन आ नहीं सकती। तो इसका मतलब मैंने इसको अगर ऑब्जर्व कर लिया और तुमने कहा कि रियलिटी सुपर इम्पोजिशन स्टेट में है, तो इस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दूसरा पार्टिकल जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर था, मान लीजिए पार्टिकल बी, वो तुरंत अपनी वैल्यू ऐसी असाइन कर लेगा जिससे कि नेट मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि इन्फॉर्मेशन फास्टर देन लाइट चल रही है। लेकिन भैया एक बात बताओ, 1919 में तो आर्थर भाई ने वो सही साबित कर दिया है। आर्थर भाई ने बोल दिया ना कि ग्रेविटी जो है फोर्स नहीं होके स्पेस टाइम का फैब्रिक है और इन्फॉर्मेशन की मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है। yes. तो ये कैसे तुम कर रहे हो? तो इसलिए आया पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्यों है? तुम्हारी चीजें गलत होनी चाहिए क्योंकि ये चीज तो सही है मेरी। तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स गलत क्यों है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। क्वांटम मैकेनिक्स जो चीजें सजेस्ट कर रही है कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट,
वो इनकम्प्लीट है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या एटम है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या मेजरिंग डिवाइसेस है? किसको तुम ऑब्जर्वेशन कह रहे हो? क्योंकि लॉजिकल सेंस में ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है उसके आसपास तो एटम बिखरे हुए हैं, तो वो उसको तुम ऑब्जर्वेशन कहना क्या चाह रहे हो? अगर तुम ऑब्जर्वेशन को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो और तुम बोल रहे हो ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, रियलिटी हमारे वजह से शेप कर रही है, तो है क्या ये ऑब्जर्वेशन? और इस चक्कर में तुम मेरे इस बात को, जो कि जग जाहिर हो चुकी है, जो कि साबित भी हो चुकी है, तुम इसको गलत ठहराना चाहते हो। ये तो गलत नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, मतलब तुम्हारी थ्योरी इनकम्प्लीट है। देयर मस्ट बी सम हिडन वेरिएबल्स। हाँ, और इससे क्या होगा? आता है यहाँ ही प्रॉब्लम आता है कि देखिए एक्चुअली साइंटिफिक टर्म्स में तो ये बात चल रही है कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है, हर चीज समझा नहीं पा रही है, कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। मगर फिलोसॉफिकल टर्म्स में चैलेंज ये आ रहा है कि आप ये कह रहे हो कि रियलिटी जिस कदर हम अब तक समझते आए हैं, रियलिटी वैसी है ही नहीं। तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान में रखिए। मतलब कि नजरें बदलिए तो नजारे बदल जाते हैं, ऐसी बात है। नजरिया बदलिए तो इस पे बात हो रही थी। अब यहाँ पे सारी चीजें निकल के आती है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब आइंस्टाइन ने बोला कि तुम्हारा ये जो चीज थी हिडन वेरिएबल्स का मतलब क्या है, आइंस्टाइन ने अपने आप को कैसे बचाया? आइंस्टाइन ये मानते थे कि दुनिया हमारे बाद भी एग्जिस्ट करेगी, दुनिया हमसे पहले भी एग्जिस्ट करती है, हमारी लिमिटेशन है कि हम उसको जान नहीं पा रहे। यस, यानी कि जब दो पार्टिकल, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक अर्थ पर रह गया पार्टिकल है और एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी में पार्टिकल भी, वो जब अलग हो रहे थे तो एक प्री डिफाइंड वे से अलग हो रहे थे। उनके बीच में कोई ऐसे वेरिएबल्स थे जो उनको कॉन्स्टेंटली रिलेट करके रखेंगे और प्री डिफाइंड रखेंगे। हमारी ऑब्जर्वेशन उसमें कुछ चेंज नहीं ला सकती। यहाँ पर हिडन वेरिएबल्स की बात है। और मतलब बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट आइंस्टाइन ने दिया था कि इस वजह से आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी इनकम्प्लीट है, वो आर्ग्यूमेंट पर उन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत मतलब होशियारी से एक बैड डेट भी डाल दिया कि ये रहे हिडन वेरिएबल। कि भैया हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो है, हम समझ ही नहीं पा रहे। और उनका ये कह रहा था कि आप इंस्टेड ऑफ ये एडमिट करने के लिए कि आप ये चीज समझ नहीं पा रहे, आप दावा कर रहे हो कि आप सही हैं। मतलब क्वांटम इनकम्प्लीट है भाई, तुम्हारी सही नहीं है ये तुम समझ, तुम्हारे बाबू तुमसे नहीं हो पाएगा मुन्ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। वही बात है। तो ये कहना चाह रहे थे। अब यहाँ पर आते हैं भैया एक बंदा जिसका नाम था बेल ने कहा भैया आप इसको खत्म ही करते, जॉन बेल। क्योंकि देखिए अगर एक बात समझिए, अब एंटेंगलमेंट पे मैं आ चुके हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब यही है कि अगर मैंने किसी चीज को एक जगह ऑब्जर्व किया, सडनली दूसरे पार्टिकल जो एंटेंगल्ड है वो अपनी इन्फॉर्मेशन तुरंत बदल देगा। इससे अभी भी यहाँ रखिएगा, इससे आइंस्टाइन कहाँ गलती कर रहे थे, इसके बीच में कोई भी सिग्नल ट्रैवल नहीं कर रहा है, इसके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर रही है। रियलिटी जिसको मैं कहना चाहूंगी, ब्रह्मांड खुद एक धागे से बंधा हुआ है। आइंस्टाइन और क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल सिस्टम क्या बिलीव करते हैं कि चीजें इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हैं। एक पार्टिकल ए है वो एक अलग आइडेंटिटी है, एक पार्टिकल बी है जो कि एक अलग आइडेंटिटी है, ये इंडिविजुअलिज्म है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने आके, एंटेंगलमेंट ने आके इसको इंडिविजुअलिज्म तोड़ के बोल दिया कि दोनों चीज एक साथ ही एक जैसी एग्जिस्ट करती है, दे आर कनेक्टेड इन सम वे। यहाँ की बात थी। अब इससे क्या होगा कि डिस्टेंस का सेंस खत्म हो जाएगा। अगर दो पार्टिकल एंटेंगल्ड है तो उनके बीच का डिस्टेंस कोई मतलब नहीं है। होल्ड ऑन अ सेकंड यार, ये जो है ना, ये काफी सारे, मतलब हम अभी जिस रेल में घुस गए, मतलब हम अभी बात भी कर रहे थे कि ये वीडियो हमने इतने टाइम से बनाई इसलिए नहीं, इसमें कुछ नुआंसेस है जिन्हें समझना मुश्किल है। तो यार एक बार आप अपने तरीके से जरा ये समझा दीजिए कि क्वांटम एंटेंगलमेंट एग्जैक्टली क्या है। क्वांटम एंटेंगल अगर कोई पार्टिकल होते हैं जिसके जो पहले देखो, एक शुरुआत, एक स्टेपिंग स्टोन मैं दे देता हूँ कि क्वांटम हम बहुत बार डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं उतना कोई चीज इमेजिन कर लीजिए। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब उलझन, एक दूसरे में उलझी हुई दो छोटी छोटी चीज। यहाँ से थोड़ा बिल्डअप करते हैं। क्वांटम का मतलब पैकेट्स की बात हो रही थी ना। अब देखिए बात ही है कि लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत देर तक डिले भी कर दिया था कि क्वांटम एंटेंगलमेंट से लोगों को लगता है कि आइंस्टाइन गलत साबित हो गया। आइंस्टाइन की थ्योरी गलत साबित नहीं हुई है। अभी भी रियलिटी जो है हम जो समझते हैं वहां पर अभी भी बैरियर जो है स्पीड ऑफ लाइट का ही है। इन्फॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती है। क्या चीज खत्म हो गई थी एंटेंगलमेंट से कि ये समझ में आ गया था कि रियलिटी, इसलिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसी बात पे कि रियलिटी इज नॉट लोकली रियल। लोकली रियल का मतलब क्या है कि अगर लोकेलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, दुनिया नॉन लोकल है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑल टुगेदर कोई सेंस नहीं बनाता। हमें लगता है कि डिस्टेंस चीजों को सेपरेट कर रहा है, बल्कि यूनिवर्स में डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बचेगा। लेकिन जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है उस पे अभी भी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट पे ही चल सकती है।
अब एंटेंगल्ड अगर कोई पार्टिकल है, एंटेंगलमेंट का मतलब क्या कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्जर्व करी, यहाँ पे मैंने इसको देखा, तो सडनली दूसरी भी चीज, दूसरा पार्टिकल जो किसी और ब्रह्मांड के कोने में, वो अपने आप को सडनली उसी वजह से बिहेव करने लगेगा। वो एंटेंगल्ड है, दे आर कोरिलेटेड, दे आर कोरिलेशन की बात चल रही है यहाँ पर, और इसके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। ये रियलिटी ऑल टुगेदर एक साथ टूट गई है और एक रूप ले लिया है। हाँ। यहाँ पर ये बात आती है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट तेज चल नहीं रही, कोई इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है यहाँ पर, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कैरिंग एनी सिग्नल। यहाँ पर रियलिटी अपने आप को एक साथ शेप करवा रही है। यस, यहाँ पर है क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब ये, तो इसलिए लोग कंफ्यूज भी होते हैं, उनको लगता है कि दो पार्टिकल ने इन्फॉर्मेशन भेजी है, बीच में कोई सिग्नल भेजा है, वैसा नहीं होता कुछ। ये पार्टिकल अपने आप में शुरुआत से उलझे हुए हैं, मानो उनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और यूजुअली मतलब एक और चीज जब हम पढ़ रहे थे वो ये था कि हर कोई चीज क्वांटम एंटेंगल नहीं रहती, है ना। क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक ही क्वांटम प्रोसेस से जन्मे हुए दो पार्टिकल्स रहते हैं, इसलिए वो एंटेंगल्ड रहते हैं। खैर इसमें मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में बने हुए, यस, इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे बाद में। शायद कोई आने भी वाला है, उनसे ही इस चीज पर बात करेंगे, मगर वो सरप्राइज ही रहने देते हैं। तो अब बात हम करते हैं बेल्स इनइक्वालिटी के ऊपर। बेल्स ने क्या बोला कि अगर आपने ये रियलिटी को नॉन लोकल, मतलब रियलिटी लोकल नहीं है, नॉन लोकल है, मतलब डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर आइंस्टाइन सही है, अगर जब एक क्वांटम प्रोसेस से दो पार्टिकल निकलते हैं जो कि एंटेंगल जिसको हम कह रहे हैं मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में है, और उसके बीच में कोई हिडन वेरिएबल होगा, इसका मतलब वो हिडन वेरिएबल सर्टेन वे से ही बिहेव कर पाएंगे मेजरिंग डिवाइसेस से। इसका एग्जांपल मैं कैसे देना चाहता हूँ, मान लीजिए दो बंदे सेम क्लास में पढ़े हैं, सेम किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ उनके पास इन्फॉर्मेशन सेम है, वो बहुत अच्छे से पढ़े, एक सर्टेन पैरामीटर्स में बाउंडेड है। इस पे वेरिएबल क्या है कि उनके पास एक लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल आ गया, कोई हिडन चीज है इसके अंदर, और उनको मैंने अलग अलग क्लासरूम में बिठा दिया, और अब मैं उनको पेपर दे रहा हूँ, जो पेपर में क्वेश्चन सेम नहीं है। उन पेपर्स में क्वेश्चन जो है वो मतलब उन पेपर का क्वेश्चन रैंडम है। अच्छा, क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। तुम्हारे पास नॉलेज एक लिमिटेड है, तुम्हारे पास एक सर्टेन लिमिटेशंस ही है, और वहां पर मतलब इसलिए हिडन वेरिएबल है, वेरिएबल में कुछ छुपा हुआ है, और तुम्हारे पास क्वेश्चन अब रैंडम आ रहे हैं, तो अब तुम जो बिहेव करोगे वो सर्टेन वे में ही कोरिलेशन दिखा पाओगे। दो बंदे के पास जो नॉलेज थी वो सर्टेन क्वेश्चन के आंसर में ही रिलेट करेंगे, बाकी में नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। तो अगर दो चीजें एक्चुअली उनके बीच में कोई हिडन वेरिएबल है, तो मेजरिंग डिवाइसेस में जब उनके जो मेजर कर रहा है वो डिवाइसेस के जो पैरामीटर्स है, अगर मैं रैंडमली बदलते रहूं, तो जो अगर उनके बीच में अगर कुछ सही में कोई हिडन वेरिएबल होगा तो एक सर्टेन वे तक ही बिहेव कर पाएगा। तो इनके बीच में रिलेशन के एक मैक्सिमम कोरिलेशन आएगा। जो बेल्स इनइक्वालिटी ने कहा था कि अगर आइंस्टाइन सही है और रियलिटी लोकल है, और यहाँ पे सही में कोई हिडन वेरिएबल है, तो ये इनइक्वालिटी टूटनी नहीं चाहिए। और एक्सपेरिमेंट किए गए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए, और कोई भी हिडन वेरिएबल नहीं निकला। बेल्स इनइक्वालिटी हमेशा टूटी गई, मतलब कि लिटरल टर्म्स में पार्टिकल के बीच में कोई भी हिडन वेरिएबल छुपा हुआ नहीं था, वो अपने आप को शेप कर रहे थे। हिडन वेरिएबल तुम्हें एक प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी मेजरमेंट के लिए बिहेव करने के लिए। जैसे हमारे पास नॉलेज, उन दो बच्चों के पास नॉलेज थी किताबों से, वो एक सर्टेन वे में ही आंसर दे सकते थे, एक हिडन वेरिएबल था वो। मगर तुमने देखा आगे चल के बेल्स इनइक्वालिटी ने बोला कि भैया ऐसा नहीं है, फ्रेमवर्क वैसा नहीं काम कर रहा है, सही में दो के बीच में कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पर बेल्स इनइक्वालिटी बार बार टूटी, और ये साबित हो गया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब कि रियलिटी नॉन लोकल है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन फास्टर देन लाइट जा रही थी, इसका मतलब बस ये है कि डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बनता, रियलिटी का कोई सेंस नहीं बनता। ये था। तो मोटा बात ये हुई है कि लोकल एक फ्रेम में रियलिटी अब रियल नहीं रही, है ना। सो हम सब उस बात से सहमत हैं। अब सुफियान भाई, ये जो चीज जिस पर नोबेल प्राइज मिला है, ये तो फाइनली 2022 में आकर मिला है। रियलिटी इज नॉट लोकली रियल के ऊपर, ये अभी अलग मिला। अभी अलग मिला, तो ये 2022 में आकर मिला है ये वाला। और तब तक जो है, अगर हम देखें, ये तो क्वांटम एंटेंगलमेंट ये सब चीजें काफी डिबेटेड थी, है ना। इस पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, चर्चा चल रही थी, थोड़े बहुत बेबी स्टेप्स लेके सही भी साबित हो रही थी चीजें। मगर अगर हम देखेंगे जो कॉन्क्रीट एविडेंस है, वो तो आइंस्टाइन की थ्योरीज पर ही हमें मिल रहा था, है ना। तो अब इतना समय हो गया, आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1905 में, सॉरी स्पेशल 1905 में, और जनरल 1915 में, है ना। और ये हुआ 2022 में, तो ये लगभग 100 साल में क्या बाकी साइंटिस्ट बस चीजें ऐसे ही, जो ये कंफ्यूजन चल रहा था, बैठे तमाशा देख रहे थे, या इसका सही में कोई एक लॉजिकल उन्होंने आंसर दिया था कि यार देखो ये एक चीज है जो काइंड ऑफ दोनों को बैलेंस कर जा रही है।
एक हमारी उसी चीज ने दुनिया में बहुत सारी मार्वल की मूवी बना दी है, हाँ। जिसको हम कहते हैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलते हैं कि भैया बहुत सारे ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कैसे बात हुई थी कि ह्यू एवरेट, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ह्यू एवरेट ने इसको मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन दिया था। अब देखिए, आप समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट सही साबित हो रहे थे, आइंस्टाइन भी सही था, क्वांटम एंटेंगलमेंट होके जो बेल्स इनइक्वालिटी थी वो भी टूट चुकी थी। मतलब सारी चीजें हमारे पास कैसे सामने आ चुकी थी कि रियलिटी लोकल नहीं है। हाँ। ये बेल्स इनइक्वालिटी ने तोड़ के बता दिया। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी सही है कि इन्फॉर्मेशन की मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स ये कहना चाह रही है कि हम सुपर इम्पोजिशन स्टेट में, ये तीनों एक साथ बैलेंस आउट नहीं हुई थी। यस। तो इसका मतलब एक नई चीज निकल के आई, क्योंकि आप क्या बोल सकते हो, क्या है ऑब्जर्वेशन आपकी, क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ऑब्जर्वेशन है, क्या मेजरमेंट एक ऑब्जर्वेशन है, क्या उसके आसपास किसी सिस्टम के आसपास के एटम एक ऑब्जर्वेशन है। आप ऑब्जर्वेशन डिफाइन कैसे करोगे? Yes. व्हाट डू यू मीन बाय रियली ऑब्जर्वेशन? और अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो क्या रियलिटी है ही नहीं? ये बात है। तो इसलिए ह्यू एवरेट ने क्या बोला कि ब्रह्मांड में मनी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। किसी जैसे सुपर इम्पोजिशन की हम बात करेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी एक साथ सुपर इम्पोज है। टेक्निकल टर्म्स में सिंपल में बोलो, सुपर इम्पोज नहीं है, वो सारी पॉसिबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, मगर अलग अलग यूनिवर्सेस में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक फोटोन को तोड़ा गया, मैटर और एंटी मैटर बन गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गए, वो टूटे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है, पॉजिट्रॉन की स्पिन डाउन है। अभी टेक्निकली इलेक्ट्रॉन की स्पिन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, सुपर इम्पोज स्टेट में ना, कहीं भी घूम रहा है, कर रहा है। सेम पॉजिट्रॉन में किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा हो, क्योंकि हम जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे वो एक शेप तो लेगा नहीं, रियलिटी की शेप लेगा नहीं। तो वो दोनों बेसिकली क्वांटम एंटेंगल है, हम उनकी रियलिटी जानते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जब तक हमने ऑब्जर्व नहीं किया है। ह्यू एवरेट ने क्या बोला कि मान लो बिलियंस एंड पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके स्पिन के अलाइनमेंट की, ऐसे 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 या फिर ऐसे जो ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन के ऐसे ऐसे स्पिन पे पॉजिट्रॉन का स्पिन नीचे ऐसे डिसाइडेड है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर। वो सारी पॉसिबिलिटी के लिए अलग अलग यूनिवर्सेस हैं। मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप थी, पॉजिट्रॉन की डाउन होगी, तो ये यूनिवर्स बन गया। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर हमने उस चीज को मेजर किया या ऑब्जर्व किया किसी भी तरीके से, तो हमारी रियलिटी अब ये है, हमारी रियलिटी। और अगर किसी और ने कुछ और ऑब्जर्व किया तो उसकी वो रियलिटी हो गई, और अब दो नई रियलिटीज जन्म ले रही है। मतलब इस यूनिवर्स स्प्लिट करते जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या करता है? ऑब्जर्वेशन आपको एक यूनिवर्स में डाल देता है, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट लेके नहीं आता। मतलब कितनी खूबसूरत बात है कि ऑलरेडी रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन हमें उस रिजल्ट से ओरिएंटेड यूनिवर्स में डाल देते हैं। ऑब्जर्वेशन रियलिटी को शेप नहीं दे रही है, ऑब्जर्वेशन रियलिटी को ब्रांच कर दे रही है, और हम एक ब्रांच में फंस जा रहे हैं। इससे क्या साबित होगा? जैसे मैं बता रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मतलब स्पिन ऊपर की ओर है, पॉजिट्रॉन की नीचे की ओर होगी, एक पॉसिबिलिटी ये थी। रिवर्स कर देंगे, एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि इलेक्ट्रॉन की नीचे होगी और पॉजिट्रॉन के ऊपर होगी। ये दो यूनिवर्सेस बन गए हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ने महज मुझे यूनिवर्स ए में डाला है या तो यूनिवर्स बी में डाला है। अब इससे क्या होगा? कोई भी हिडन वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ऑब्जर्वेशन चेंज रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी चीज मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में होगी, कोई भी चीज टेक्निकल टर्म्स में सुपर इम्पोज नहीं है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में फंसे हुए हैं जो एक सर्टेन वे करते ही अपना रूप बदल देता है। मतलब जो सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है ऑलरेडी। हम ब्रांचेस में अटके हुए हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन रियलिटी को शेप नहीं दे रही है, हमारी ऑब्जर्वेशन रियलिटी को स्प्लिट कर दे रही है। और हम किसी एक स्प्लिटिंग यूनिवर्स में हैं, जिससे आइंस्टाइन की जो ये थ्योरी कहते हैं नॉन की दुनिया एक्चुअली लोकल क्यों हो जाएगी। क्योंकि अब क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बिहेवियर को, रियलिटी को चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि मैं बस उस यूनिवर्स में चला गया हूँ और वहाँ पे लोकेलिटी अप्लाई हो रही है, वहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है कि भाई इसमें तो ऊपर है तो इसमें नीचे होगा। वहाँ पे नहीं कि कुछ भी हो सकता था, और मैंने उसको एक चीज़ देखी, वो एक ही चीज़ है, हम उसी को देख रहे हैं, बस एक यूनिवर्स में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएगा कि रियलिटी लोकल भी बच जाएगी, ऑब्जर्वेशन चेंज रिजल्ट की बात ये टेक्निकल के लिए कह लीजिए बच जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें सुपर इम्पोज हैं। अभी भी सुपर इम्पोजिशन ने ब्रांचेस बना दी यूनिवर्स की, तो टेक्निकली चीज़ें बहुत सारी एग्जिस्ट करती है। और ह्यू एवरेट ने कह दिया कि वो सारी एग्जिस्ट कर रही है, बस अलग अलग यूनिवर्सेस में। तो हम रियलिटी को स्प्लिट करने लगे हैं, जिसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और टाइम स्टोन और ये सब करते हैं, और हम अलग अलग यूनिवर्स में जाते हैं। तो ये इस चीज़ को बैलेंस आउट कर दिया गया, रियलिटी को लोकल भी बना दिया गया। क्वांटम मैकेनिक्स से भी इज्जत रख ली गई कि भैया हाँ देखो यार, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट है, वो था, मतलब हाँ मान लो कर रहा है, हाँ मान लो है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो स्प्लिटिंग यूनिवर्स में थे। ये उसने तो बेसिकली कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज बोल दिया मैं। एक तरीके से देखा जाए बड़ा ही कन्वीनियंट एक एक्सप्लेनेशन है। हाँ भाई सब सही, हाँ भाई तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही, एवरीबॉडी राइट, एंड प्लीज डोंट फाइट। हाँ प्लीज आइंस्टाइन बुरा मत मानो यार,
हाँ। हिडन वेरिएबल में लेके आ बोर साहब आप भी हाँ हाँ आप भी मैं डोंट। हाँ हम सारी पॉसिबिलिटी दे रहे हैं। Yes. एक यूनिवर्स जिसमें आइंस्टाइन गलत है, एक यूनिवर्स जिसमें बोर गलत है। आप उस यूनिवर्स में चले जाओ जहाँ पे बोर गलत है, Yes. यहाँ पे बोर कौन है। तो ये उसने पॉसिबिलिटी को ऐसे, रियलिटी को ऐसा शेप कर दिया। यार मैं समझ नहीं पा रहा मैं कैसे बोल रही है ये बात है। एग्जैक्टली मतलब ह्यू एवरेट को भी शायद यही लगता होगा कि ऐसी खिचड़ी में कैसे बना गया। हाँ। और शायद ये खिचड़ी अभी आपके दिमाग में भी पक रही है, मेरे भी दिमाग में पक रही है। काफी सारी चीजें मुझे खुद समझ नहीं आई, इससे मैं तो सीधा वहां देख लेता था। कम से कम कैमरे में तो कंफ्यूज ना दिखूं। बस वही बात ये है कि, और ये देखिए ये कोई मैथमेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है, क्योंकि ये सजेस्ट मतलब हमारी इक्वेशंस ये सजेस्ट कर रही है और बहुत कन्वीनियंट वे में हम अपने आप को समझा सकते हैं कि भैया हमारी औकात क्या। पीयूष मिश्रा साहब की किताब का नाम है तेरी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तुम्हारी तुम्हारी औकात। भाई हमारी औकात क्या कि हम रियलिटी को शेप दे रहे हैं। हम किसी एक रियलिटी में फंस गए हैं और रियलिटी खुद अपने आप को शेप देके ब्रांचेस में जा रही है। और खुश रहो, किसी एक ब्रांच में तुम खुश हो, किसी एक ब्रांच में दुखी हो। हर एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस एक मूवी है, उसमें देखिएगा उसी चीज़ को बहुत खूबसूरती से ढंग से सिखाया गया है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे अभी तक कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन का भेजना नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट बस ये समझा रही थी कि रियलिटी स्टिच है एक साथ। क्वांटम एंटेंगलमेंट ने नॉन लोकेलिटी को साबित कर दिया था कि यूनिवर्स लोकल नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट ने ये साबित किया था कि डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बनता, जिसके वजह से ह्यू एवरेट को आना पड़ गया एक ऐसा फ्रेमवर्क लेके जिसने मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन की बात कर दी, जिसने क्वांटम एंटेंगलमेंट की भी साख बचा ली, इज्जत बचा ली, जिसने आइंस्टाइन की भी इज्जत बचा ली। और हमारे पास एक ऐसा सवाल दे दिया कि क्या दुनिया में हर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या ये इन्फिनाइट यूनिवर्स और इन्फिनाइट है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था जो इन्फिनिटी को समझ सकता था, जिसका नाम था रामानुजन साहब। इसलिए उनको कहते कि ही वाज द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, बिकॉज उन्होंने इन्फिनिटी तक को पैटर्न दे दिया था। हम आगे वीडियो में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी है, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी करके रामानुजन ने बोला भैया तो इन्फिनिटी टेक्निकल टर्म्स में इन्फिनिटी वैल्यू का सम है ना, तो ये इन्फिनिटी का एक पैटर्न होगा। हर इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से अलग बिहेव करती है। Yes. इसलिए उनको पैटर्न का नाम असाइन किया गया था। इसलिए आप कहीं मैथमेटिकल बहुत खूबसूरत फॉर्मूला है ये कि 1 + 2 + 3 + 4 आप जाओ तो रामानुजन ने इसको -1/12 कह दिया था। ये उनके पैटर्न को नाम दिया गया था। तो हमारे यूनिवर्स में बहुत इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है और हर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी दूसरे इन्फिनाइट से अलग है। यूनिवर्स ब्रांचेस में जा रहा है, इन्फिनाइट खुद इन्फिनाइट में फैलती जा रही है। शायद रामानुजन साहब होते तो इसको भी एक पैटर्न असाइन कर देते, मगर अभी तो हम हैं, आप हैं, हमारे पीछे अंकित है और आज कल में हम और भी डिस्कशन करेंगे मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में, साइंटिफिक फ्रेमवर्क में बात करेंगे फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के ऊपर जल्दी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। बहुत मुश्किल टॉपिक था, बहुत समय ले लिया मैंने, ये इसलिए बनाई मैंने वीडियो कि अभी 2025 में नोबेल प्राइज जिस लिए दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको साबित करने के लिए एक नई वीडियो आएगी जिसमें मैं और अंकित साहब आपसे बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। अंकित साहब का मन है कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज दिया गया उस पर भी बातें करेंगे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। डॉक्टर साहब मैं थक गया बोल के, खत्म करते हैं, कॉफी पीनी है यार। यस तो धन्यवाद। इनफ इज इनफ। धन्यवाद। जय।